हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं और एक सब्जेक्ट जो कि है कंपाइलर डिज़ाइन। हम आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसका सिलेबस एनालिसिस भी करेंगे। मैं इसका सिलेबस एनालिसिस करूं उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा भाई कंपाइलर डिज़ाइन क्या है, हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, कंपाइलर क्या करता है, इसकी ज़रूरत क्यों है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम समझेंगे और उसके बाद हम सिलेबस एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, गेट कंप्यूटर साइंस की जो एग्ज़ाम है उसमें कंपाइलर डिज़ाइन एक सब्जेक्ट है और इसका वेटेज अगर हम देखें तो 2 से 4 मार्क का वेटेज होता है। उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है इस सब्जेक्ट का, 2 से 4 मार्क का वेटेज होता है। और अगर आपको कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट समझना है, अच्छे से समझना है, तो ज़रूरी है आपने थियरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा हो, क्योंकि थियरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट में जो हम पढ़ते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये सारी चीज़ें कंपाइलर डिज़ाइन में भी आती है। तो मेरी आपसे विनती है कि थियरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही आप कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि इसका वेटेज बहुत उतना नहीं है, 2 से 4 मार्क का है, तो इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और इजी सब्जेक्ट है तो आप 2 से 4 मार्क इसके जितने भी क्वेश्चंस है उसके मार्क्स आप कवर कर सकते हो, क्योंकि इस सब्जेक्ट से इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज एन एडवांटेज फॉर अस। अनदर एडवांटेज इज ये सब्जेक्ट दोस्तों पूरे इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी निकाल कर देख लो तो 100 में से 99 यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट आता होगा 7 सेमेस्टर में। 7 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आता है और आप गेट की एग्ज़ाम 8 सेमेस्टर में जब आते हो उसके शुरुआत में देते हो, मतलब 7 सेमेस्टर की आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ख़त्म होने के 1-2 महीने के बाद आप गेट की एग्ज़ाम देते हो। तो फ़ायदा क्या होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है और गेट के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, तो इस सब्जेक्ट को अलग से शायद ना भी पढ़े और अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अगर आपने गेट लेवल का पढ़ा हुआ है तो इसके रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए आपने जो प्रिपेयर किया हुआ है दैट इज़ इनफ। लेकिन वो जो प्रिपरेशन है वो गेट लेवल की प्रिपरेशन करनी है आपको जब आप 7 सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो फ़ायदा क्या है कि आपको इस सब्जेक्ट का रिवीजन करने की ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ेगी। तो एक तो फाइनल सेमेस्टर में 7 सेमेस्टर में आता है तो रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, ये एक फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा क्या है, ये सब्जेक्ट ईजी है, ठीक है। और 2 से 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, इसके बहुत उतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, तो हम आसानी से 2 से 4 मार्क्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे सिलेबस का एनालिसिस करें उससे पहले चलिए समझते हैं कि भाई कंपाइलर डिज़ाइन क्या है, इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों ज़रूरत है। अब दोस्तों, आप सभी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या आप अगर आईटी ब्रांच से हो, आप सभी ने आपके फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी। सबसे पहले आप सब ने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी C++, फिर जावा, एडवांस जावा, देयर आर नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप प्रोग्राम लिख देते हो और प्रोग्राम लिखने के बाद आप क्या करते हो, आपके प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। और कंपाइल करने के बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तब जाकर हमें आउटपुट मिलता है। सो एवरीवन नोज कि प्रोग्राम लिखने के बाद मुझे क्या करना है, कंपाइल करना है। अब दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि भाई कंपाइलर का काम क्या है, क्योंकि हम कंपाइल करते हैं तो हमें कुछ एरर मिलती है, ठीक है, और उस एरर को सॉल्व करते हैं और सॉल्व हो जाने के बाद अगर कोई एरर नहीं होती है तब जाकर के हम रन कर पाते हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं भाई कंपाइलर का काम क्या है, हमारे प्रोग्राम में से एरर को निकालना। लेकिन दोस्तों, हाँ, ऑफ कोर्स हमारे प्रोग्राम से एरर निकालना ये कंपाइलर का काम है, लेकिन दिस इज नॉट द मेन टास्क ऑफ कंपाइलर, दिस इज सेकेंडरी टास्क। आपके प्रोग्राम से एरर निकालना दैट इज सेकेंडरी टास्क ऑफ द कंपाइलर। बट व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ कंपाइलर? क्या हम कंपाइलर को हमारे प्रोग्राम से एरर ढूंढने के लिए रन करते हैं? क्या हमारे प्रोग्राम से एरर ढूंढने के लिए हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं? द आंसर इज नो, दैट इज सेकेंडरी टास्क। देन व्हाट इज द मेन टास्क? व्हाई यू नीड कंपाइलर? प्रोग्राम लिखने के बाद आप कंपाइल क्यों करते हो? दोस्तों, इसका आंसर यह है कि कंपाइल करने के बाद जब आप आपके प्रोग्राम को रन करते हो
तो आपके प्रोग्राम को कहाँ पर स्टोर करते हो? हम हमारे प्रोग्राम को कहाँ पर स्टोर करते हैं? मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो आपने मेरा जिस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस का मेरा लेक्चर देखा होगा, और नहीं देखा है तो जाकर के देखिए कैसे ये सारे सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर समझाया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े होंगे, जो भी एप्लीकेशन आप रन करते हो, जो भी प्रोग्राम आप शुरू करते हो, उसका जो कोड होता है, ठीक है, वो कहाँ पर स्टोर होता है? हमारी मेन मेमोरी में, और वो बाइनरी में स्टोर होता है। और फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़े हैं कि भाई एक लाइन हम फैच करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन हम फैच करते हैं, उसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन फैच करते हैं, रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इस प्रकार ये सारी चीज़ें होती है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको पता कंपल्सरीली होनी ही चाहिए कि यहाँ पर ये है मेरी मेन मेमोरी, ये है मेरी मेन मेमोरी, और मुझे कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो मुझे सबसे पहले उस प्रोग्राम को मेरी मेन मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। मेन मेमोरी में मैं उसे स्टोर करता हूं। सो दिस इज माय प्रोग्राम। मेन मेमोरी में स्टोर करता हूं, उसके बाद ही मैं उसे रन कर पाऊंगा। अब दोस्तों मेन मेमोरी में हम स्टोर कर रहे हैं, तो वो स्टोर कैसे होगा? वो स्टोर होगा बाइनरी में। तो आपने देखा होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि हमारी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होती है, दैट इज बाइनरी कोड। ठीक है, सो दिस आर ऑल लोकेशंस ऑफ माय मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम स्टोर होता है वो बाइनरी में स्टोर होता है। 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 सच काइंड ऑफ ये बाइनरी में हमारा प्रोग्राम हमारी मेमोरी में स्टोर हुआ है। फिर हमारा प्रोसेसर क्या करता है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़े हैं, क्या करता है? इस इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, ठीक है, और फैच करके फिर उसको डिकोड करता है, और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करता है। तो ये सारी चीजें फैच कैसे करता है, डिकोड कैसे करता है, एग्जीक्यूट कैसे करता है, ये अलग से हम पढ़े हुए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर मेन पार्ट ये नहीं, मेन पार्ट क्या है? हमारा प्रोग्राम बाइनरी में यहां पर स्टोर होता है। अब हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं दोस्तों? हमने तो हमारे प्रोग्राम में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। हम हमारे प्रोग्राम को ऐसे लिखते हैं बाय, सबसे पहले हम लिखते हैं, मान लीजिए सी प्रोग्राम की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, फिर हम लिखते हैं stdio.h, फिर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम लिखते हैं, और फिर हमारे प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। तो हमने यहाँ पर सी लैंग्वेज में इस प्रकार प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इस प्रोग्राम को मुझे रन करना है। रन करने के लिए मुझे उसे मेमोरी में डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रोसेसर जो है वो यहाँ पर है। चलिए प्रोसेसर को ही हम भूल गए, अब प्रोसेसर ही ये सारी चीज़ें करता है। रन कहाँ होता है? हमारे प्रोसेसर में होता है। ठीक है, तो ये है मेरा प्रोसेसर। तो हमारा प्रोसेसर उसको मेन मेमोरी में से खींच के रन करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन मेरे प्रोसेसर को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है। मेरे प्रोसेसर को हैश इंक्लूड क्या है, stdio. क्या है, आपने आपके प्रोग्राम में printf लिखा होगा, scanf लिखा होगा, कोई फंक्शन डिक्लेयर किया होगा, ये सारी चीजें मेरे प्रोसेसर को समझ में नहीं आती। मेरे प्रोसेसर को तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। मेरे प्रोसेसर को सिर्फ 0 1 0 1 इस तरह की चीजें समझ में आती है। तो होगा क्या दोस्तों? ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मेरा प्रोसेसर समझ नहीं सकता, और रन करवाने के लिए मुझे प्रोसेसर की ज़रूरत है, मुझे मेरे प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करने की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली मेरे प्रोग्राम को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मेरा प्रोग्राम बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो वो हमारी मेन मेमोरी में रैम में स्टोर हो पाएगा, और रैम में स्टोर होगा तो फिर मेरा प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट कर पाएगा। राइट, सो देयर इज अ नीड to convert these program into a binary language, right? तो जो यहां पर ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसे जो बाइनरी में कन्वर्ट करता है वो है कंपाइलर। ठीक है, तो यहां पर है मेरा कंपाइलर,
ये है हमारा कंपाइलर, सॉरी, व्हाट इट डज, वो ये हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड है, ये जो आपने कोड लिखा हुआ है, इस कोड को इनपुट में लेता है और फिर आउटपुट में वो जनरेट करता है बाइनरी लैंग्वेज, या बाइनरी लैंग्वेज जनरेट करता है या असेंबली लैंग्वेज जनरेट करता है। और फिर वो जो बाइनरी लैंग्वेज होती है हमारी मेमोरी में स्टोर होती है। वो स्टोर कौन करता है वो हम बाद में देखेंगे। तो अल्टीमेटली दोस्तों कंपाइलर का काम क्या है, ये जो प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, चलिए ये जो प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, लेट अस कॉल दिस प्रोग्राम हैज बीन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। और ये जो बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है इसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों अल्टीमेटली कंपाइलर का काम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कंपाइलर का काम क्या है, सोर्स लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। दोस्तों कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का काम होता है, लेकिन आपकी सोर्स लैंग्वेज होनी चाहिए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कौन कौन सी लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं दोस्तों, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेज, इसे हम बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। कभी कभी सी लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज में हम डायरेक्टली बाइनरी डेटा के ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स आपने देखा होगा, और इसीलिए सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। चलिए ये सारी चीज़ें अलग है, लेकिन अल्टीमेटली कंपाइलर क्या करता है, सोर्स लैंग्वेज विच इज़ एनी हाई लेवल लैंग्वेज को इनपुट में लेता है और उसको लो लेवल लैंग्वेज दैट इज टारगेट लैंग्वेज उसमें कन्वर्ट करता है। और लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, बाइनरी भी है और असेंबली भी है। आज दोस्तों मार्केट में जो कंपाइलर आते हैं वो अल्टीमेटली हमारे प्रोग्राम को सीधा बाइनरी में कन्वर्ट करके देते हैं, लेकिन हम अगर प्रॉपर मैनर में देखने जाए या बेसिक काम कंपाइलर का देखने जाए तो कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज में आउटपुट देता है और फिर उस असेंबली लैंग्वेज में से बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम है असेंबलर का। ठीक है, लेकिन अभी जो मॉडर्न कंपाइलर्स है, सो दिस मॉडर्न कंपाइलर्स असेंबलर का भी काम कर देते हैं और सीधा वो बाइनरी में प्रोग्राम जनरेट करके हमें देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर आपको समझना क्या है, कंपाइलर इज अ टूल, is a system software which converts, let me write, compiler is a system software which converts programs written in high level language into low level language so that processor can run and understand. So compiler is a system software which converts high level language into low level language so that my processor can understand and can run my program. समझ में आ गया? अब ये इस बॉक्स में ये जो जादू होता है हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये जादू कैसे होता है, यही चीज हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम इनपुट में देते हैं तो कैसे असेंबली लैंग्वेज में हमारा आउटपुट जनरेट होता है या बाइनरी में कैसे आउटपुट जनरेट होता है। यही चीज हम कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो चलिए, सबसे पहले जब कंप्यूटर सिस्टम डिवाइस हुई थी, मान लीजिए छोटे छोटे जब प्रोसेसर थे, उस वक्त प्रोग्राम्स को बाइनरी लैंग्वेज में लिखा जाता था। तो पहले प्रोग्राम्स को किस लैंग्वेज में लिखा जाता था, बाइनरी लैंग्वेज में लिखा जाता था। जो हम प्रोग्रामर्स होते थे वो बाइनरी लैंग्वेज में सीधा प्रोग्राम्स लिखते थे। फॉर एग्जांपल कुछ इस प्रकार कि भाई मान लीजिए ये है मेरा
00101100। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका कोडिंग कुछ इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भाई ये 0010 इंस्ट्रक्शन है, ये कुछ ऐड इंस्ट्रक्शन है। दिस 11 रिफर्स टू रजिस्टर R3 एंड दिस 00 रिफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ एड्रेस 0। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हो। तो सीधा हम बाइनरी लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लिखते थे। अब सीधा हम बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते थे तो किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं थी, सीधा उस प्रोग्राम को हम मेमोरी में लोड करके हम सीधा रन कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है वो बढ़ती गई, प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। अब प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई तो ये जो हमें बाइनरी लैंग्वेज में हम जो प्रोग्राम लिखते थे वो लिखना डिफिकल्ट होता गया। सो सम हैज़ थॉट कि भाई ये जो बाइनरी लैंग्वेज में हम लिखते हैं उससे बेहतर अगर कुछ नेमोनिक कोड हो, कि मैं जैसे यहाँ पर 0010 लिखता हूँ उसके बदले अगर मैं यही लिख पाता कि सीधा लेट्स से ऐड R3, R2, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता तो ये लॉजिकल, दिस ऐड व्हाट आई डिड, ये जो बाइनरी कोड था उसको मैंने एक लॉजिकल नाम दे दिया ऐड। ये जो रजिस्टर के जो 2 बिट्स थे उसको मैंने नाम दे दिया R3, R2। तो अगर हम इस प्रकार इस तरह की लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इट बिकम्स इजी फॉर द प्रोग्रामर टू राइट अ प्रोग्राम, राइट। बाइनरी में प्रोग्राम लिखना बहुत डिफिकल्ट होता था, तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज पिक्चर में आई। इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? इस लैंग्वेज को बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। अब हुआ यूं कि असेंबली लैंग्वेज पिक्चर में आई तो अब सब प्रोग्रामर्स असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखना शुरू करते थे। अब असेंबली लैंग्वेज तो हमारा प्रोसेसर समझ नहीं सकता, करना क्या होगा? उस असेंबली लैंग्वेज को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। कैसे बाइनरी में कन्वर्ट होता है ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज में जो हमने लिखा हुआ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों पिक्चर में आया सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं असेंबलर, राइट। असेंबलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज। अब धीरे धीरे कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटी और बढ़ती गई, हमारे प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती गई, और असेंबली लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिखना उतना आसान नहीं रहा, डिफिकल्ट होता गया, क्योंकि प्रोग्राम्स कॉम्प्लेक्स होते गए, हमारे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होते गए। तो दोस्तों पिक्चर में आई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हम देखते हैं ये सारी लैंग्वेज सी, C++, और उससे पहले आई फोर्ट्रान, कोबोल। ठीक है, ये सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पिक्चर में आई, जिसने और ये फोर्ट्रान, कोबोल, सी, ये जो लैंग्वेजेस है ये मेथड ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये पहले पिक्चर में आई। और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस पिक्चर में आई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने बोला कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द रियल वर्ल्ड, तो प्रोग्रामर के लिए आसान हो जाता है प्रोग्राम्स को लिखना। समझ में आ रहा है? तो ये सारी लैंग्वेजेस पिक्चर में आई जिसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात क्या हो गई दोस्तों? अब प्रोग्रामर्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना शुरू करते थे, तो अब इस हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करना होगा असेंबली लैंग्वेज में, और फिर असेंबली लैंग्वेज में से बाइनरी लैंग्वेज में हमें असेंबलर कन्वर्ट करके दे देगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो आपने लिखा हुआ है उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा कंपाइलर, right? So compiler is a system software which converts this high level language into assembly language, then assembler converts assembly language into binary language. लेकिन दोस्तों अभी जो मॉडर्न कंपाइलर्स हमारे पास है वो मॉडर्न कंपाइलर्स ये सीधा हाई लेवल लैंग्वेज में से बाइनरी लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करके दे देते हैं। मतलब हमारे जो मॉडर्न कंपाइलर्स हैं वो असेंबली लैंग्वेज मतलब वो असेंबलर का भी काम कर देते हैं। तो सिंपल सी चीज़ आपको ये इतनी ध्यान में रखनी है, कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करके देता है, और लो लेवल लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज और
बाइनरी लैंग्वेज। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाइलर। और भी डिटेल में देखेंगे दोस्तों ये कैसे करता है, ये जादू कैसे होता है, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करेंगे, राइट। इसके क्या क्या कौन कौन से फेजेस होते हैं, हर एक फेज का क्या काम होता है, सी लैंग्वेज में मैंने कुछ ये सेंटेंस लिखा हुआ है वो कैसे एग्जैक्टली बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ये सारी चीज हम देखेंगे। और ये चीज मैंने जिस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस में भी समझाई हुई है, मैं फिर से समझाऊंगा। अब इतना समझने के बाद चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट का। दोस्तों जैसे मैंने बोला कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट छोटा सा सब्जेक्ट है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा सब्जेक्ट है। तो ये जो कंपाइलर में ये जो हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर बहुत सारे टास्क होते हैं, राइट। देयर आर नंबर ऑफ टास्क विच हैज टू बी डन टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू असेंबली लैंग्वेज। अब जैसे हमने दोस्तों सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी हमने ऐसा देखते हैं कि भी अगर बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम क्या करते हैं उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि काम करना भी आसान हो जाए, राइट। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में भी हमने देखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क इज हैव नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क, तो उन टास्क को डिवाइड कर दिया गया है लेयर्स में। तो उसी प्रकार यहाँ पर कंपाइलर को भी काफ़ी सारे टास्क करने पड़ते हैं, तो ये इन टास्क को डिवाइड कर दिया गया है फेजेस में, राइट। डिवाइड कर दिया गया है फेजेस में। तो लेक्सिकल एनालिसिस इज वन ऑफ द फेज एंड दैट इज इन आवर सिलेबस। तो ये जो फेजेस ऑफ कंपाइलर है यही हमारा सिलेबस है। तो लेक्सिकल एनालिसिस है, फिर है पार्सिंग, फिर सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन दैट इज नथिंग बट सिमेंटिक एनालिसिस, फिर रन टाइम एनवायरनमेंट, इंटरमीडिएट कोड कैसे जनरेट होता है और कोड ऑप्टिमाइज कैसे होता है। ऑल दीज आर फेजेस ऑफ द कंपाइलर और इनके बारे में हम इसकी समरी या इसका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और उसके बाद वाले सेशन में तो हम इन सारे फेजेस के अंदर डाइव खुद का लगाने वाले हैं, ठीक है, डुबकी लगाने वाले हैं। अब इनके वेटेजेस के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वेटेज हम दे सकते हैं इस पार्सिंग को। ये टॉपिक बड़ा भी है और इसके क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं। मतलब कंपाइलर डिज़ाइन के क्वेश्चंस की बात करें तो ये दिस ऑलमोस्ट कवर्स 50% ऑफ योर सिलेबस। 50% हमारा सिलेबस ये कैप्चर करता है। 50% ऑफ क्वेश्चन इन गेट फ्रॉम कंपाइलर डिज़ाइन आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम पार्सिंग, ठीक है, दैट इज सिंटेक्स एनालिसिस फेज। और बाकी के फेज के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं भी इसमें से ओनली 20%, फिर इसमें से भी 10 से 15% क्वेश्चंस आते हैं और ये जो कोड ऑप्टिमाइजेशन है इसमें से आते हैं 20 से 25% क्वेश्चंस, ठीक है। सो ऑलमोस्ट द पार्सिंग फेज, द सिंटेक्स एनालिसिस फेज इज इम्पॉर्टेंट, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो टॉपिक है उसमें से बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। मैंने जैसे बोला ये इजी सब्जेक्ट है और एक बार पढ़ लिया तो रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसे अंत में पढ़ते हैं, 7 सेमेस्टर में जब आते हैं तब पढ़ते हैं और इसके जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं पूरे के पूरे मार्क्स हम ला पाते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर डिज़ाइन। इन फेजेस के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पर क्योंकि इसके लिए पूरा अलग से मैंने वीडियो बनाना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही देखेंगे, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।